दोस्तों, सरस्वती वैद्य की जिंदगी में कोई अपना नहीं था, अनाथ थी। इसलिए उसे नहीं पता था अपनों का प्यार क्या होता है, अपनापन क्या होता है, कैसे अपने एक दूसरे की परवाह करते हैं। इसलिए वो किसी अपने को ढूंढ रही थी जो उसके ज़िंदगी में उसके साथ चल सके, जिसके साथ वो ज़िंदगी बिता सके। और इसी तलाश में बोरीवली की एक राशन की दुकान पर उसकी मुलाकात हुई मनोज साने से। मनोज साने राशन की दुकान पर काम करता था। हालांकि उम्र का फासला काफ़ी था। उस वक्त सरस्वती वैद्य की उम्र महज 28 साल की थी, वहीं मनोज साने 50 से ऊपर का था, 52 साल का था। लेकिन फिर भी उसे मनोज की केयर करने की आदत, प्यार से देखभाल करने की आदत बहुत पसंद आई। और इस राशन की दुकान से दोनों के बीच जो मिलने जुलने का रिश्ता शुरू हुआ वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और 2 साल बाद उन्होंने ये तय कर लिया कि वो ताउम्र साथ रहेंगे, ज़िंदगी साथ बिताएंगे। और उन्होंने शादी करने का निश्चय लिया। और इसके बाद उन्होंने शादी तो नहीं की, लेकिन लिव इन में रहना ज़रूर शुरू कर दिया। और आकाशदीप सोसाइटी जो मीरा रोड मुंबई में है, वहाँ पर उन्होंने किराए का एक फ्लैट भी लिया जो 2 BHK था। और पिछले 3 सालों से वो इसी फ्लैट में लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। हालांकि उनके पड़ोसियों का कहना था कि दोनों सिर्फ आने जाने के लिए अपने दरवाजे खोलते थे, पड़ोसियों से उनका कोई कांटेक्ट और कम्युनिकेशन नहीं था। त्योहार के दिनों में भी वो लोग ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। अगर पड़ोसी उनके साथ कुछ चीज़ आदान प्रदान करना चाहे तब भी वो कम ही बोलते थे, कम ही उपलब्ध होते थे पड़ोसियों को। लेकिन दोनों एक साथ रह रहे थे। लेकिन 5 जून को ऐसी घटना घटी जिसको लेकर पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। दरअसल मनोज साने के पड़ोस में ही जो सोमेंद्र श्रीवास्तव रहते थे, 5 तारीख की शाम को उनको एक अजीब सी बदबू महसूस होने लगी। वो बदबू पूरी सोसाइटी में फैली हुई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा तो मनोज साने के फ्लैट से वो बदबू आती हुई महसूस हुई। क्योंकि सोमेश ने कई फिल्में देखी थी, वेब सीरीज़ देखी थी, और इस तरह की बदबू का मतलब क्या होता है और इस तरह की बदबू को जब खोजा जाता है, जब सर्च किया जाता है तो क्या निकलता है, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। और वो बहुत ही परेशानी में था। उसने सबसे पहले अपनी माँ को ये बताया कि ये जो बदबू आ रही है ये मनोज साहनी के फ्लैट से आ रही है, अजीब तरह की है। साथ ही उन्होंने अपनी माँ को भी बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी का मर्डर हो गया होगा या कोई मार दिया गया होगा। ये बात जब उसने अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने कहा कि तेरे दिमाग में तो बहुत उल्टा पुल्टा चला करता है, तू गलत सोचता है। दरअसल इस तरह की बदबू तो चूहों के मरने से भी आती है, और अपने दिमाग को ज़्यादा मत चला। उस वक्त यानी 5 तारीख को तो मनोज शांत हो गया, लेकिन ये बदबू लगातार बढ़ती जा रही थी। अगले दिन यानी 6 तारीख को मंगलवार को भी ये लगातार बदबू आती रही। और इसके बाद सोमेंद्र जो श्रीवास्तव है वो मनोज साहनी के फ्लैट पर गए, नॉक किया, काफ़ी कोशिश की दरवाज़ा खुलाने की, लेकिन मनोज साहनी फ्लैट के अंदर होने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। और सोमेंद्र बताते हैं कि मुझे खूब ये सुनाई दे रहा था कि जैसे रूम फ्रेशनर कोई स्प्रे कर रहा हो, वो रूम फ्रेशनर से स्प्रे कर रहे थे, दरवाज़ों को भी स्प्रे कर रहे थे, पूरे फ्लैट में स्प्रे कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रूम फ्रेशनर की महक भी आने लगी। लेकिन इन सारी चीज़ों से उसका जो शक है सोमेंद्र का वो और बढ़ गया, और उसने ये तय कर लिया कि वो इस पूरे मामले की जो सच्चाई है, तहकीकात है, वो करेगा। और इसके बाद वो उसके दिमाग में ये आया कि परिवार वाले तो सहयोग कर नहीं रहे, साथ दे नहीं रहे हैं, अब वो इस पूरे मामले को लेकर सोसाइटी जो है, फ्लैट सोसाइटी, उसके पास जाएगा। और नीचे उतरा, क्योंकि 7वीं मंजिल की जो आकाशदीप सोसाइटी थी, 7वीं मंजिल पर ये लोग रहते थे, जहाँ पर 4 फ्लैट थे। वो नीचे आया, सोसाइटी के जो दफ्तर है उसमें जाकर उन्होंने बताया कि इस तरह की बात है। बदबू वो लोग भी महसूस कर रहे थे, और इतने में वो लोग बात कर रहे थे तो मनोज साहनी भी नीचे आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने फिर जो सोमेश ने मनोज से कहा कि अंकल आपके फ्लैट से बदबू आ रही है, काफ़ी महक आ रही है। तो मनोज साहनी ने कहा कि ये गटर की बदबू है, हो सकता है गटर में कुछ लीक हो गया हो, उसकी वजह से बदबू आ रही है। लेकिन सोमेंद्र ने कहा कि नहीं, गटर की नहीं, आप एक बार एक देख लीजिए, कहीं आपके फ्लैट में कोई चूहा तो नहीं मरा, आप खोल दीजिए, हम देख लेंगे। लेकिन मनोज साहनी ये कहकर वहाँ से चला गया कि मैं शाम को जल्दी आऊँगा और तब फ्लैट में देख लेंगे।
यानी उसने तब भी उनकी बात को वेटेज नहीं दिया। और इसके बाद ये बदबू बढ़ती गई, सोसाइटी के कई लोगों को इसकी सूचना दी गई और फिर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस को फ़ोन किया सोसाइटी के लोगों ने, सौमंद्र ने और तमाम लोगों ने, और उसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने जैसे ही महक महसूस की, पुलिस क्योंकि एक्सपर्ट होती इन चीज़ों की, वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये जो बदबू है वो कुछ और बयां कर रही है। इसके बाद ताला तोड़ा गया फ्लैट का और तमाम लोग, जिसमें सौमंद्र भी थे, 1-2 लोग और थे, पुलिस के लोग जो है फ्लैट में दाखिल होते हैं। इन लोगों का कहना है कि जैसे ही हम फ्लैट में दाखिल हुए वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। हालांकि सामने एक आरी वुड कटर रखा हुआ था जिससे काटते हैं, और एक ट्री कटर रखा हुआ था, पड़ा हुआ था, जिन पर खून लगे थे। 2 BHK का फ्लैट था। हालांकि फ्लैट के जो बेडरूम थे उसमें खून नहीं था, डेड बॉडी नहीं थी, लेकिन ब्लैक जो पन्नी थी वो पड़ी हुई थी, पॉलीथीन पड़ी थी, ब्लैक जो है बेड शीट भी पड़ी हुई थी पॉलीथीन की, लेकिन वहाँ कुछ खून या लाश नहीं थी। और जो वॉशरूम था वहाँ पर भी कुछ नहीं था, तो साफ था। सब कुछ जो है किचन के अंदर था। जैसे ये लोग किचन में गए, वहाँ का दृश्य देख कर इन लोगों को उल्टी आने लगी, बदबू बहुत ज़बरदस्ती। 3 बाल्टियाँ रखी हुई थी, उन तीनों बाल्टियों में इंसानी शरीर के अंग रखे गए थे, खून से भरी हुई थी। कोई देख नहीं सकता था क्योंकि भरी हुई थी और ऐसी थी, तो उन्हें पहचान नहीं सकते थे कौन सा अंग कहाँ पर है। और जो कुकर, प्रेशर कुकर रखा था किचन में, उसमें इंसानी अंग रखे हुए थे, पकाए हुए थे, पॉलीथीन पड़ी थी, और एक महिला की जो चोटी होती है वो भी कटी हुई वहाँ पर पड़ी हुई थी। यानी बहुत ही जो है, जो वहाँ का सीन था वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो वो सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। इसके बाद जो चीज़ें सामने स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर किसी का मर्डर किया हुआ था, महिला का मर्डर था, तो ये साफ जाहिर था। अब ये सारी चीज़ें वहाँ से रिकवर होने लगी, बाहर आई। अब पुलिस ये कोशिश करने लगी कि जो आरोपी था मनोज शाह ने, उसको गिरफ्तार किया जाए। मनोज शाह का इंतजार पुलिस कर रही थी, और जो जिस ब्रोकर के थ्रू फ्लैट दिलवाया गया था उसके थ्रू भी फ़ोन कराया गया। जैसे ही शाम को मनोज शाह ने 7 तारीख को फ्लैट में आया और उसने सामने पुलिस को देखा, लिफ्ट में जैसे आया वहाँ पुलिस देखा, तो वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ब्रोकर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और तुरंत ही उसको पकड़ लिया। और जब मुंबई पुलिस ने मनोज साहनी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, तो मनोज साहनी ने बताया कि दरअसल वो अपनी प्रेमिका, लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य के चरित्र पर शक करता था। उसे शक था कि सरस्वती का किसी और के साथ चक्कर है, और वो अक्सर सरस्वती की पिटाई किया करता था। और जब 4 जून को वो अपने फ्लैट पर शाम को वापस आया, तो उसने देखा कि बेड पर सरस्वती वैद्य पड़ी है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है और वो मर चुकी है। यानी सरस्वती वैद्य ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन इसके बाद मनोज डर गया और उसे लगा कि आत्महत्या को उकसाने को लेकर उस पर केस बन सकता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसको जेल में डाल सकती है। और क्योंकि उसे श्रद्धा और आफताब मामले की जानकारी थी, इसलिए उसने सोचा कि जो सरस्वती वैद्य है, अगर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देगा तो वो बच सकता है, क्योंकि सरस्वती अनाथ थी, उसका कोई नहीं था, इसलिए उसके बारे में कोई पूछताछ भी नहीं करेगा। अगर वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दे, छुपा दे, और इसके बाद उसने वही साजिश रची जो आफताब ने रची थी। उसने आरी लाई, वुड कटर लाया, पॉलीथीन लाया और बॉडी पार्ट कर दिए, किचन में रख कर उनको उबालने लगा ताकि वो उसको बारीक करके फ्लैश कर दे, नाले में डाल दे, कुत्तों को खिला दे। यानी वही तरीका उसने अपनाया जो आफताब ने अपनाया था। लेकिन क्योंकि बदबू पूरी सोसाइटी में फैल गई थी और इसको लेकर लोगों ने पुलिस को शिकायत कर दी थी, इसी वजह से मनोज गिरफ्त में आ गया। हालांकि जो जांच अधिकारी है सैयद जिलानी, उनका ये कहना था कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही ये पता चलेगा कि मनोज झूठ बोल रहा है या सच, क्योंकि पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि जहर खाकर सरस्वती ने सुसाइड किया था या मनोज ने उसको पहले जहर दिया, फिर उसको चॉप किया, उसके बॉडी पार्ट काटे, डिस्पोज किया। ये तमाम चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगी। ये पता चलेगा कि मनोज इस साजिश के पीछे क्या सोच रहा था, क्यों वो सरस्वती के मारकर उसको डिस्पोज करना चाहता था, या फिर जो उसने बताया कि उसने आत्महत्या कर ली थी उसकी पिटाई से तंग आकर, उसके बाद वो कर रहा था। तो ये देखना अब जांच के बाद होगा। लेकिन दोस्तों, ये अपने आप में साबित हो चुका है कि लिव इन रिलेशन में महिलाओं की जान को कितना खतरा रहता। लिव इन रिलेशन में जिस तरह से महिला
अपने तमाम चीज़ें छोड़कर एक पुरुष के साथ रहने के लिए चली जाती है, और वो पुरुष बाद में कभी आफताब के रूप में, कभी मनोसाने के रूप में उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल इस वक्त हमारी सोसाइटी के सामने, हमारी महिलाओं के सामने खड़ा हो गया है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि महिला अगर किसी के साथ लिव इन में रह रही है, किसी को अपना मान रही है, तो कम से कम अपनी सुरक्षा वो ज़रूर अपने मन में रखे, कंसिडर करे। कोई ऐसा ज़रूर रखे अपने साथ जो अपने लिव इन पार्टनर के अलावा जिसको वो अपना समझती हो, जिसको पर वो विश्वास कर सकती हो, ताकि भविष्य में अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो तो कम से कम उसकी ज़िंदगी सुरक्षित रह सके, या जिसके ज़रिए वो अपने आप को सेव कर सके। तो दोस्तों, ये थी उस लड़की की कहानी जिसकी ज़िंदगी प्रेम से शुरू हुई थी, रोमानियत से शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक। जिसको उसने चाहा था, जिस पर उसने विश्वास किया था, जिसको वो सोचती थी कि अनाथ जीवन से जो नई ज़िंदगी होगी वो बहुत बेहतर होगी, उसने उसकी ज़िंदगी ले ली। दोस्तों, इसी सोच के साथ कि भविष्य में किसी श्रद्धा के साथ, किसी सरस्वती के साथ ऐसी घटना ना घटे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।